नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSc की बुक फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 10, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और भाग 3। बच्चों, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम प्रत्यावर्ती धारा के ज्यावक्रीय रूप को किस प्रकार प्रेरकत्व, धारिता व संधारित्र के कॉम्बिनेशन में नियंत्रित करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर का जो टेक्निकल पार्ट है वो उसी वीडियो से आने वाला है। जो छोटी छोटी बातें हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो उस वीडियो में आपको बताई गई हैं, और उनके बिना जो आप चैप्टर 10 है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, पहले आप उन्हें जरूर समझें और फिर आप इस चैप्टर को पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेरकत्व और प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन परिपथ LR परिपथ। साथ में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के साथ ही जो धारिता है, जो संधारित्र से आप कहते हैं, उनका RC परिपथ। तो पहले हम शुरू करते हैं बच्चों इसमें LR परिपथ। आप कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। बच्चों, LR परिपथ में एक तो L है। L का मतलब होता है बच्चों प्रेरकत्व, और R का मतलब होता है प्रतिरोध। तो एक तो हमने जोड़ दिया प्रतिरोध और एक हमने जोड़ दिया प्रेरकत्व। दोनों को हमने किस क्रम में रखा है? श्रेणी क्रम में रखा है। फिर हम इसको ले आए एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। ये निशान किस चीज़ का है? ये प्रत्यावर्ती धारा का है, और उसके सोर्स का है कि प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो V बराबर वीजियो साइन ओमेगा टी क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। तो ये बच्चों चित्रानुसार हमने इसको जोड़ दिया। फिर इसकी लैंग्वेज आप लिख देंगे कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर वीजियो साइन ओमेगा टी से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R व प्रेरकत्व L को जोड़ा गया है, जहां प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR व प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर क्या है? VL है। यानी प्रतिरोध वाले वोल्टेज को हमने VR से डिनोट किया और प्रेरकत्व वाले वोल्टेज को हमने VL से डिनोट किया। यदि परिणामी वोल्टता VRL है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो VRL है, तो बच्चों KVL से हम करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या कहता है कि वोल्टता क्या होती है बच्चों? नियत होती है V माइनस VRL बराबर 0, और जब इसको बराबर करेंगे तो इधर जाएगा, तो आ जाएगा V बराबर VRL। यानी प्रेरकत्व और प्रतिरोध की जो परिणामी वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की क्या होती है? बराबर होती है। अब बच्चों, इनके अध्ययन का तरीका थोड़ा अलग है। यानी जो हमने केवल प्रतिरोध, केवल संधारित्र और केवल प्रेरकत्व जो पढ़ा था, उसमें हमने धारा के मान निकाले थे, फिर VTIT ग्राफ, फिर फेजर आरेख, और आगे हम उसको लेकर गए थे। लेकिन यहाँ हम पहले परिणामी वोल्टता याद करेंगे, जिसके लिए हम परिणामी वोल्टता की सहायता से इस परिपथ की प्रतिबाधा भी निकालेंगे। तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं वोल्टता सदिश आरेख। देखो बच्चों, आपके सामने वोल्टता सदिश आरेख बना हुआ है। अब कैसे बना वो देखिए आप। इसमें एक पहला कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दूं कि जहाँ प्रेरकत्व जुड़ा होता है वहाँ वोल्टेज धारा से आगे होती है। फर्स्ट, चलो और दो बात और बता देता हूँ, ताकि आपके हमेशा वो एक कंपेरिजन में रहे। ये बात आप फिट कर लेना। ये पूरा जो हम पढ़ेंगे उसमें तीनों बातें आप दिमाग में होनी चाहिए। और जब संधारित्र होता है तो वोल्टेज धारा से पीछे होती है। जब प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों एक ही दिशा में होते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ ये जो है ये LR परिपथ है। L मतलब प्रेरकत्व, R प्रतिरोध है। तो प्रेरकत्व है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ऊपर की ओर आएगा। अगर यहाँ संधारित्र से आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो नीचे की ओर आएगा, C। तो हमने ये मान ली यहाँ पर V0L, ये क्या है? ये प्रेरकत्व की वोल्टता हो गई, और ये हो गया प्रतिरोध के लिए। तो ये तो हो गया L के लिए, और ये हो गया R के लिए। हमारा टॉपिक क्या है? LR परिपथ। तो परिणामी हमने मान लिया, परिणामी जो है इसका वो मान लेते हैं V0RL। ठीक है बच्चों? कितने एंगल पर है? 5 एंगल पर है। अब ये बच्चों एक समकोण बन गया, त्रिभुज। ठीक है? तो इसमें ये तो हो गया इसका कर्ण। यानी जो V0RL है बच्चों, वो क्या है? वो इसका परिणामी मान हो गया कर्ण के रूप में। और ये हो गया बच्चों इसको क्या ये इसका आधार है, और ये क्या हो जाएगा? इसके जो बराबर है वो हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। और जैसे आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण स्क्वायर होता है, और यहाँ होता है आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, और हम अगर इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आप यहाँ जो आधार है वो तो हो गया वी नोट आर का होल स्क्वायर प्लस ये वी नोट एल, देखो ये इसके बराबर, वी नोट एल क्या है, वाई एक्स है ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये लंब हो गया, तो ये लंब जो है वो वी नोट एल का होल स्क्वायर, फिर उसका वर्गमूल बराबर कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, वी नोट आर एल है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों इसमें कुछ कंसिडर करते हैं। पहले चलो मैं आपको बता भी दूं और साथ में समझा देता हूँ कि अगर केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसका प्रतिरोध होता है, कैपिटल आर से लिखेंगे, लेकिन अगर किसी परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो उसके प्रतिरोध को हम अक्स एल यानी प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और अगर परिपथ में संधारित्र जुड़ा हुआ है तो उसका जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं धारित्य प्रतिघात अक्स सी। ठीक है, और चलिए हो गया प्रतिरोध आर, प्रेरणिक प्रतिघात हो गया अक्सल, इसमें धारिता है नहीं तो अक्सी नहीं मानना, केवल अक्सल, तथा परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा क्या होगी, जेड। अब आप कहेंगे से प्रतिबाधा क्या है, प्रतिबाधा है किसी परिपथ में जितने भी अवयव जुड़े हैं, चाहे वो प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है या संधारित्र है, इन पूरे परिपथ की जो संपूर्ण प्रतिबाधा है, यानी पूर्ण किसी परिपथ का संपूर्ण वोल्टेज और संपूर्ण धारा के अनुपात को हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहाँ इस पूरे जो परिपथ का जो प्रतिबाधा है, जो प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, लेकिन ये पूरे परिपथ का है तो इसको हम किसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। तो बच्चों अब ओम का नियम लगाना है। पहले बात करते हैं केवल आर के लिए, धारा का मान बच्चों इसमें है आई नोट है, तो अपन क्या करेंगे, वी नोट आर, ओम का नियम है विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध, तो धारा तो आई नोट, प्रतिरोध हो गया आर। इसी प्रकार इसमें आइए आप वी नोट एल में, तो वी नोट एल में धारा और गुणा प्रेरकत्व का प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात अक्सल, और बच्चों इसमें दो हो गए। फिर हम बात करते हैं परिणामी की, टोटल पूरे परिपथ की, तो पूरे परिपथ की वोल्टेज को हमने माना है वी नोट आर एल बराबर धारा और गुणा पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या है, जेड है। अब ये बच्चों अगर आप समझ गए तो ये आसानी से आपको इस समीकरण 1 में रखने हैं। चलो रखते हैं समीकरण 1 से, तो बच्चों हमने पहला मान यहाँ रख दिया, दूसरा मान यहाँ रख दिया और तीसरा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो आई नोट स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, और आई नोट स्क्वायर कॉमन आएगा, और फिर ऊपर लिखा हुआ है वर्गमूल, तो वर्गमूल यहाँ इसके स्क्वायर को कट कर देगा, बाहर आ जाएगा आई नोट। फिर देखो तो इधर भी आई नोट है, तो ये आई नोट और वो आई नोट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। आप चलो सीधा देख लो ना कि आई नोट हट गया, यहाँ से आई नोट हट गया, क्या बच गया, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये आ गई परिपथ की प्रतिबाधा, पूरे परिपथ की क्या है, ये प्रतिबाधा है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, इसी को हमने एक और रूप दिया, तो एक्स एल बराबर होता है, एक्स एल बराबर होता है बच्चों ओमेगा एल, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको कहा भी था कि ये सूत्र याद रखिए क्योंकि ये अब पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे आपके आगे। तो एक्स एल की जगह हमने रख दिया ओमेगा एल, ये आ गया इसका सूत्र। तो बच्चों ये क्या है, यह परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक है जब परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व यानी एल आर परिपथ होता है। बच्चों अब हम निकालेंगे कलांतर, तो कलांतर के लिए बच्चों उसी चित्र में यानी इसमें टेन थीटा मान निकालना है। तो बच्चों टेन थीटा में लंब बटा आधार, तो लंब तो बच्चों ये हो गया कौन सा, वी नोट एल, और आधार बच्चों ये हो जाएगा वी नोट आर। ठीक है, तो बच्चों टेन फाई बराबर लंब वी नोट एल और आधार हो गया वी नोट आर। फिर हम इनके मान रख देंगे वही ओम के नियम से, तो यहाँ तो आ जाएगा आई जीरो एक्स एल, ओम के नियम से वी बराबर आई आर होता है ना, उसी तरीके से, और इसका आ जाएगा आई जीरो आर। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों देखो ये मान आ गए, अब आई जीरो से आई जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन फाई बराबर एक्स एल बटा आर, या आप इसे कह सकते हैं कि कलांतर का मान आ गया फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर। ये बच्चों आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर प्रेरक तो जुड़ा होता है तो उस केस में आपसे पूछेगा कि परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात करें और या कलांतर ज्ञात करें, तो आप इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आ गया इसमें दार्शनिक धारा का समीकरण। तो पहले तो मैं आपको एक रिमाइंड करवा देता हूँ बात कि तीन समीकरण दिमाग में रखो आप, आई जीरो साइन ओमेगा टी, दूसरा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और तीसरा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
अगर ये समीकरण है तो ध्यान रखना ये प्रतिरोध के लिए, ठीक है। अगर बच्चों अगर ये समीकरण है तो -5 है, तो -5 है, माइनस है, इसका मतलब ये मान कैसा है, कम है। ओमेगा टी कला से क्या है, पीछे है, क्योंकि हम वोल्टा कला लेते हैं ओमेगा टी, और ये +5 है, मतलब ये आगे है। अब आप इसको इस तरीके से याद करेंगे कि जो धारा है वो यहाँ तो साथ में चल रही है, क्योंकि देखो आगे कोई एंगल नहीं है, आगे कोई एंगल नहीं है, लेकिन इसमें है -5, तो इसमें धारा पीछे, वोल्टेज आगे है, और इसमें +5 है, तो +5 में धारा आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो बच्चों इसमें -5 है, तो -5 का मतलब, फिर से रिमाइंड करो, मैंने कहा था कि जब किसी कुंडली में प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो वहाँ वोल्टेज आगे होती है, धारा पीछे होती है। तो धारा यहाँ क्या है, पीछे है, तो यहाँ क्या आ गया, I = I0 sin ωt - 5 आ गया। समझ गए बच्चों आप। फिर देखो बच्चों ये आ गया प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा, यानी V और I का समय के साथ आरेख, VT व IT ग्राफ। हमें क्या करना है, VT IT ग्राफ बनाना है। तो चलो ये बनाते हैं। अब देखो मैंने कहा वोल्टेज आगे है, धारा पीछे है। तो देखो बच्चों वोल्टेज के लिए ये देखो हम चले गए, वोल्टेज के लिए वोल्टेज आगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। धारा पीछे रखोगे आप, ये देखो धारा इससे पीछे, देखो यहाँ देखो ये पीछे, ठीक है। और दूसरी बात, ये वोल्टेज का आयाम है और धारा का आयाम ये इतना है, मतलब वोल्टेज का आयाम ज़्यादा रखना है। आयाम ये जो आप बीच में देखना ऊपर की ओर ये ऊंचाई ये वाली, तो ये वोल्टेज की ज़्यादा रखनी है और आई की कम रखनी है, और ये बन जाएगा आपका VT व IT ग्राफ। आसान से है बच्चों ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है फेजर आरेख। फेजर आरेख 3 हो चुके हैं पहले वाले वीडियो में, और आज मैं आपको 2 और सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान से। चलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, अभी हमने जो पढ़ा वोल्टता सदिश आरेख, उसको तिरछा बना लो। तिरछा चलो मैं बनाता हूँ उसको, ये लीजिए, मैं इसको, मैंने उसी को तिरछा बना दिया, V0L V0R V0RL, ठीक है, यानी उसी को, और यहाँ पर है 5। हमने क्या किया, जो अभी वोल्टता सदिश आरेख बनाया था उसको थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। अब घुमा के क्या करोगे बच्चे, आप यहाँ पर लगा दो अक्ष और यहाँ लगा दो y, सॉरी ये हो गया अक्ष और ये हो गया बच्चों y, मतलब अक्ष अक्ष और y अक्ष। ये आपका फेजर आरेख बन चुका है। अब आप क्वेश्चन, हमने तो कुछ किया ही नहीं, अरे बिल्कुल बन चुका है, देखिए। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया अक्ष अक्ष, ठीक है, और ये हो गया y अक्ष। अब इसमें ध्यान रखना V बराबर होता है V0 sin ωt। V0 यहाँ पर होती है परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज अपनी कहाँ पर है, ये रही V0 sin ωt कला होनी चाहिए, यानी परिणामी वोल्टेज की जो अक्ष अक्ष के साथ कला है वो बच्चों होनी चाहिए कितनी, ωt होनी चाहिए। देखो ωt है, ठीक है। फिर धारा अक्ष अक्ष के सापेक्ष कहाँ है भाई, फेजर आरेख का उद्देश्य होता है वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज और धारा को अक्ष अक्ष के साथ एंगल पर घूर्णन गति में दिखाना, ठीक है। तो अब देखो धारा जो है ना वो V0R के रूप में आपको यहाँ दिखानी है, तो V0R तो यहाँ है और अक्ष यहाँ पर है। तो बच्चों देखो फाई हमने पहले से मान रखा है और ये पूरा ωt है, तो ये बचा हुआ कितना आएगा, ωt - 5। और ये अभी हमने समीकरण माना था धारा का तात्क्षणिक समीकरण, I = I0 sin ωt - 5, राइट है। चलो ये हो गया, तो ωt - 5 हो गया, और ये आपका फेजर आरेख तैयार है। बिल्कुल ही आसान है बच्चों, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार इस वीडियो को यहाँ पॉज करके 2 बार इसको बनाकर देख लेना, इसी फेजर आरेख को, तो आपको आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों ये V0RL हो गया, ये V0R, ये अक्ष अक्ष के सापेक्ष, ये y अक्ष के, ये V0L, ये आपका फेजर आरेख तैयार है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों प्रतिबाधा सदिश आरेख। प्रतिबाधा सदिश आरेख क्या होता है, वोल्टता सदिश आरेख का ही रूप होता है, देख लीजिए आप। लेकिन फर्क क्या होता है, उसमें हम वोल्टेज के रूप में दिखाते हैं, यहाँ प्रतिरोध के रूप में दिखाएंगे कि उनके संगत जो प्रतिरोध है उनके व्यंजक क्या हैं। जैसे यहाँ उसके अंदर था V0L, तो जब प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो उसके प्रतिरोध को हम कहते हैं अक्सएल, प्रेरक प्रतिघात। फिर बच्चों यहाँ वहाँ था V0R, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया केवल R, कि केवल प्रतिरोध के संगत प्रतिरोधी होता है। और यहाँ था V0RL, पूरे परिपथ का प्रतिरोध, वो कितना होता है बच्चों,
जेड होता है परिपथ की प्रतिबाधा, और उसका सूत्र लगा दिया जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आसान सा ही है। तो बच्चों हमने इस प्रकार एल आर परिपथ का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे आरसी परिपथ। तो बच्चों पहले तो आपको बता दूं, एल आर परिपथ में हम अक्ष के ऊपर वाले भाग पर थे, अब हम अक्ष के नीचे वाले भाग में आ जाएंगे। बाकी प्रोसेस सेम रहती है, बस फर्क ये होगा उसमें प्रेरकत्व था तो वोल्टेज क्या थी, आगे थी। अब इसमें क्या है, संधारित्र है तो वोल्टेज यहाँ जितने कोण से पहले वाले में आगे थी, इसमें उतने से क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। वही फाई एंगल वहाँ था और यहाँ भी वही फाई एंगल, लेकिन वोल्टेज यहाँ धारा से पीछे होगी। ठीक बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं इसकी भी आरसी परिपथ की। आरसी परिपथ में भी आप लिखेंगे कि चित्रानुसार हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लेंगे और एक संधारित्र, दोनों को श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे किससे, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ेंगे। ठीक बच्चों, तो लिख देते हैं इसमें, चित्रानुसार किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R व C धारिता का संधारित्र जोड़ा गया है, जिनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः, आप थोड़ा लिख देना यहाँ पर, क्रमशः है बच्चों VR व VC है। यदि परिणामी वोल्टेज बच्चों अगर V0 RC मान लेते हैं तो केवीएल का जो रूल है वो कहता है कि जो वोल्टेज होता है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो, वोल्टेज है वो क्या होती है, नियत होती है। तो V माइनस V0 RC बराबर 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिर से वही प्रोसेस है, वोल्टता सदिश आरेख। अब देखो मेरी बात जो मैंने आपको कहा था कि ये ऊपर था, उसमें इसमें देखो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो ये चेंज भी हो गया, उसमें V0L था, इसमें V0C आ गया, क्योंकि इसमें वोल्टेज पीछे होती है। ये परिणामी वोल्टेज उसमें ऊपर की ओर थी और ये जहाँ था वहीं है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज जो धारा वो क्या होते हैं, एक साथ ही एक संबंध में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कलांतर आपका इसमें फाई दिखाया है, फाई एंगल्स के साथ हो गया। अब बच्चों परिणामी वोल्टेज निकालते हैं इसी चित्र से, दोबारा देखिए एक बार। तो बच्चों ये तो हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा आधार, और बच्चों ये हो जाएगा लंब। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर तो ये आ जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर आधार में ही आ जाएगा, और लंब स्क्वायर तो लंब में ही आ जाएगा। ओके, और सूत्र लगाकर सॉल्व करते हैं। कर्ण बराबर वर्गमूल में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान रख दिया, आधार का रख दिया और लंब का रख दिया। बच्चों ये तो हो गया आपके, इसमें थोड़ा करेक्शन है, V0 R का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका क्या, आधार स्क्वायर, और ये क्या है V0 C है। बच्चों आप यहाँ क्या करेंगे, R नहीं है इसके अंदर, ये ओनली V0 C है, V0 C का स्क्वायर, समझ गए ना आप। और ये क्या है, ये परिणामी वोल्टेज है। तो इसको आगे हम करते हैं। अब इनके मान रख दीजिए। यदि परिपथ का प्रतिरोध हमने मान लेते हैं R, धारित्र जो प्रतिघात है वो अक्ष C, और परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा Z। अब उसमें क्या चेंज था, उसमें प्रेरणिक प्रतिघात था, क्योंकि वहां प्रेरकत्व था, यहाँ संधारित्र जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, धारित्र प्रतिघात। क्योंकि जब संधारित्र जुड़ा होता है तो उस परिपथ के प्रतिरोध को हम धारित्र प्रतिघात कहते हैं, और प्रतिबाधा जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे परिपथ की प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध। चलो सोल्व करते हैं वही ओम के नियम से, V0 R बराबर I0 इंटू R, धारा गुणा प्रतिरोध। अब C जुड़ गया संधारित्र, तो V0 C बराबर धारा गुणा संधारित्र वाला प्रतिरोध, तो हो जाएगा I0 इंटू अक्ष C। और तीसरा बच्चों टोटल के लिए, टोटल क्या है, V0 RC बराबर धारा गुणा प्रतिरोध में यहाँ क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो बच्चों ये बन गया धारा गुणा परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया Z। ये समझ गए। अब ये तीनों मान हम बच्चों रख देंगे समीकरण 1 में। रखते हैं बच्चों समीकरण 1 में मान, ये मान रख दिया, ये हो गया, और दूसरा मान ये हो गया। अब फिर से I0 स्क्वायर को आप यहाँ से बाहर निकालेंगे तो वो इस I0 को कैंसिल कर देता है, और आपका आंसर आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस अक्ष C का होल वर्गमूल है बच्चों इसमें। तो उसमें क्या था, उसमें अक्ष L था, इसमें क्या आ गया, इसमें अक्ष C आ गया। सिंपल सा बच्चों, उसमें चित्र अक्ष से ऊपर था, इसमें नीचे है। इसको सोल्व किया तो अक्ष C बच्चों आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या होता है, 1/ओमेगा C। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/ओमेगा C।
तो रूट आर स्क्वायर प्लस कॉस्ट का 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, ये जेड का सूत्र है। तो जेड बराबर ये आपका मान आ गया। ये क्या है बच्चों, ये परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक है। बिल्कुल समझ गए ना आप। अब बच्चों फिर से कलांतर निकालेंगे। तो उसी चित्र में अभी जो चित्र था tan फाई बराबर लंब बटा आधार, तो लंब में तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पर tan फाई बराबर लंब में आ जाएगा बच्चों V0c जो नीचे की ओर लाइन है अपॉन आधार में V0r। अब ओम के नियम से जो हमने मान कंसिडर कर रखे हैं उन मानों को यहाँ रख दीजिए। V0c बराबर हो गया I0c, V0r इक्वल हो जाएगा I0r। ठीक है, ये बट्टा में आ गए। अब यहाँ से I0 कैंसिल, I0 से क्या बच गया अक्षीय अपॉन आर, और यहाँ से फाई बराबर tan इनवर्स अक्षीय अपॉन आर हो गया। तो प्रश्न बन गया यहाँ से क्या अगर परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो और साथ में क्या हो, संधारित्र के साथ में प्रतिरोध हो, तो यानी आरसी परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात करें और साथ में कलांतर का मान प्राप्त करें। तो ये आप दोनों आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धारा के समीकरण की। तो मैंने आपको बताया था कि जब संधारित्र जुड़ा होता है तो वोल्टेज पीछे होती है, धारा आगे होती है। तो धारा आगे होती है तो यहाँ लगता है प्लस फाई। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ आरेख बनाते हैं जिसे हम कहते हैं VT/IT ग्राफ कहते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या होगा, धारा आगे ना तो वोल्टेज को तो आप वहीं रख लो, जैसे कि आप देख रहे हो वोल्टेज को हमने वहीं रख लिया। ठीक है, धारा आगे होनी चाहिए। ये लीजिए धारा, देखो यहाँ से शुरू करें धारा को हमने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि वोल्टेज का आयाम धारा से क्या होता है, यानी उच्च वोल्टता कम धारा, उच्च वोल्टता और इससे कम धारा। और धारा क्या है, देखो आगे है, वोल्टेज यहाँ से है और धारा यहाँ आगे से है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ये हो जाएगा आपका VT/IT ग्राफ हो जाएगा बच्चों। ये आ गया फिर से फेजर आरेख और बिल्कुल चुटकियों बना देते हैं। देखो सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, वोल्टता सदिश आरेख, उसको तिरछा कर देना। ये लीजिए मैं अभी कर रहा हूँ इसको, V0c V0r V0rc और ये हो गया यहाँ पर फाई। ठीक है, जो वोल्टता सदिश आरेख था उसी को मैंने थोड़ा तिरछा घुमा दिया। तिरछा क्यों घुमा रहे, क्योंकि हम यहाँ फेजर आरेख का मतलब होता है घूर्णी सदिश आरेख होता है, यानी इसको क्या करना है, घूर्णन करवाना है, इसलिए हम इसको घूर्णन गति में दिखा रहे हैं। फिर बच्चों क्या करना है, यहाँ बना दो अक्ष अक्ष, ये हो गया अक्ष अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ये बन गया आपका फेजर आरेख। आसान है ना। देखो चलो फिर भी समझते हैं दोबारा। अक्ष अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब फिर से मेरी वो दोनों बातें याद कीजिए। मैंने कहा परिणामी वोल्टेज को अक्ष अक्ष के साथ ओमेगा टी पर रखना है, तो परिणामी वोल्टेज को अक्ष अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण पर रखना है। दूसरी बात, धारा को देखना है V0R की संगत, तो V0R अक्ष अक्ष के साथ कितने कोण पर होना चाहिए, ओमेगा टी। ये पहले से फाई है तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाई। धारा के तापनीय समीकरण में आया था ना ओमेगा टी प्लस फाई, तो याद है बच्चों प्लस फाई आ रहा है। क्लियर हो गया ना। तो ये बच्चों क्या बन गया आपका, फेजर आरेख बन गया। फिर से वही बात कहूँगा, वीडियो को एक बार रोकिए और फेजर आरेख को 2 बार प्रैक्टिस करके बनाइए। 2 बार इसको बना के देखिए क्या आप इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से आ गया प्रतिबाधा सदिश आरेख। तो वोल्टता सदिश आरेख का ही भाई ये, इसमें करना क्या होता है, जहाँ वोल्टेज के मान है उनके संगत उनके प्रतिरोधों के मान रखने हैं। जैसा कि यहाँ वोल्टेज वाले आरेख में क्या था, V0c था ना। तो जब धारिता होती है तो उसके जो प्रतिरोध को हम कहते हैं अक्ष सी, धारितीय प्रतिघात। और जो यहाँ था V0R, तो V0R का प्रतिरोध तो बच्चों केवल R ही होता है, तो ये हो गया कैपिटल R के रूप में। और यहाँ क्या है बच्चों, Z, ये है पूरे परिपथ का प्रतिरोध, यानी जो परिणामी वोल्टेज हमने यहाँ लिखी थी V0RC, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, Z बराबर हमने इसका सूत्र रख दिया रूट में R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया प्रतिबाधा सदिश आरेख। तो बच्चों देखिए अब हमने LR परिपथ पढ़ा और हमने RC परिपथ पढ़ा, ये तो हो गए उनके डेरिवेशन। अब उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों किताब का 10.12 का एग्जाम्पल है कि 0.5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली को जब 100 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ते हैं। दिष्ट धारा स्रोत है, दिष्ट धारा स्रोत में बच्चों क्या होती है, जो आवृत्ति है ना वो शून्य होती है, इसलिए इसका कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा। तो कुंडली में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि इसी कुंडली को 50 हर्ट्ज या 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए
तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों आपको दिया गया अक्स एल बराबर 0 और आगे लिख दिया मैंने दिश धारा स्रोत। जो अभी मैंने बात की थी कि दिश धारा स्रोत की जो आवृत्ति वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पर अक्स एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और एल का मान आपको दिया हुआ 0.5 दिया हुआ है, वी का 100 वोल्ट दिया हुआ है, एफ का 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, वोल्टेज है आपके पास 100 वोल्ट है। तो बच्चों पहले हम निकालते हैं यहाँ से प्रतिरोध, क्योंकि हमें इस सवाल में क्या निकालना है, उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ओके, तो बच्चों आर बराबर क्या है, वी बटा आई, वी का मान तो हो गया 100 वोल्ट और आई का मान भी आपको सवाल में दिया हुआ बच्चों, आप देख सकते हैं, ये लीजिए आई बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारा इसमें 200 ओम। फिर बच्चों ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। कैसे, जैसे हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन 1 टी, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/t का हो जाएगा एफ आवृत्ति। तो यहाँ आ गया ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो 2 पाई का मान, एफ का मान, ये आ गया 314 रेडियन प्रति सेकेंड आ गया बच्चों। अब बच्चों ये आ गया किसका सूत्र, परिपथ की प्रतिबाधा का। तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। वैसे सूत्र बच्चों क्या है, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, जो आज हमने एल आर परिपथ में पढ़ा है। और एक्स एल की जब हमने रख दिया ओमेगा एल, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब बच्चों आर का मान रख दिया, ओमेगा का रख दिया, और ओमेगा का 0.5 है, एल का है 3.14 है। ये बच्चों पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना आप इसको, आप गुणा भाग करके देख सकते हो आप इसको। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपका इसमें आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मेन उद्देश्य अब आया आपका, आपको निकालनी थी धारा। तो धारा बच्चों कैसे निकालेंगे, वी बटा जेड। पूरे परिपथ की बात की, इसमें से जेड आ गया, तो वी का मान तो 100 है और जेड का हमने इस सूत्र की सहायता से निकाल लिया। पहले हमने आर का मान निकाला, फिर हमने ये ओमेगा का मान निकाला है, और एल का सवाल में दिया हुआ था, फिर हमने इसको सोल्व करके, और ये आपका मान हो गया। इसको रखने पर गुणा भाग से आ जाएगा आपका इसमें आंसर। आसान सा एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10.13 का एग्जाम्पल है, एक विद्युत बल्ब है। बल्ब की बात करें 100 वोल्ट है और 10 एम्पियर पर कार्य करता है। ये तो होगी बल्ब की बात। फिर देखो उस बल्ब को बच्चों 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखा करो इसका। देखो कैसे करेंगे, बल्ब के लिए V बराबर 100 वोल्ट, I बराबर 10 एम्पियर, F 50 हर्ट्ज, तो वोल्टेज प्रतिरोध का मान निकाल दीजिए आप। तो 100/10 10 ओम बल्ब के लिए हो गया। फिर प्रत्यावर्ती स्रोत है तो ये मान है F बराबर हो गया 50 हर्ट्ज, और प्रत्यावर्ती स्रोत की जो वोल्टेज है वो है V बराबर 200 वोल्ट है। Z बराबर प्रत्यावर्ती स्रोत बोलता है, ये मैंने प्रत्यावर्ती शब्द यहाँ जानबूझकर लिखा है ताकि आपके ध्यान है कि ये प्रत्यावर्ती स्रोत से संगत हम मान निकालें। तो जेड का मान निकालेंगे, प्रत्यावर्ती स्रोत वोल्टता का मान कितना है बच्चों 200 है, और धारा का मान कितना है, धारा का मान 10 है, तो ये हो गया आपका जेड का मान 20 ओम। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम ही होता है, क्योंकि प्रतिरोध के रूप होते हैं ये। अब बच्चों जेड बराबर, आज हमने पढ़ा है जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल का हमने मान रख दिया ओमेगा एल, फिर हमने ओमेगा का मान रख दिया 2 पाई एफ और इंटू एल स्क्वायर। अब बच्चों इनके मान रखेंगे तो ये आएगा जेड बराबर आर का मान हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3.14, एफ हो गया 50, एल का हमें यहाँ ज्ञात करना है, प्रेरक तो ज्ञात कीजिए। चलिए हो गया 10 का स्क्वायर सोल्व कर दिया, इसको सोल्व कर दिया, ये मान आ गया आपका। फिर हम यहाँ से एल स्क्वायर निकालना है, तो एल स्क्वायर निकालने से पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो 20 का तो हो जाएगा बच्चों 400, ठीक है, और इसका ये निशान हट जाएगा वर्गमूल वाला, तो यहाँ 100 जो है ना 100 इधर आ जाएगा, 400 माइनस 100, तो इस साइड में कितना आएगा बच्चों 300। फिर बट्टा में जो एल स्क्वायर है उसके साथ गुणा में 314 का स्क्वायर वो आ जाएगा बट्टा में, 314 गुणा 314। फिर हम इस स्क्वायर का हटा देंगे वर्गमूल और इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 0.055 एच मतलब हेनरी। हेनरी होता है प्रेरकत्व का मात्रक। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल है बच्चों 1/पाई एच। एच क्या है, हेनरी। 100 प्रेरकत्व वाली एक कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाए तो धारा और
वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। कलांतर ज्ञात करना है बच्चों, ज़्यादा इसमें बड़ा मामला नहीं है। तो देखो tan फाई बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा की जगह हमने कर दिया 2 पाई एफ और गुणा में एल और बट्टा में आर। ठीक है, मान रख दो 2 पाई एज इट 2 पाई, क्योंकि हमें जो दूसरा मान दिया हुआ है एल का वो पाई के पदों में है। तो एफ का मान दे रखा है 200, आर का मान दे रखा है 300 गुणा 1/पाई। ये किसका मान है? ये है प्रेरकत्व का मान है बच्चों। तो अब देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 400 बट्टा में 300, 400 बटा 300 मतलब हो जाएगा 4/3। फाई का मान आप यहाँ से निकाल दीजिए आसानी से, फाई बराबर tan इनवर्स 4/3। ठीक है, और अगर एक और समस्या अगर आपकी है तो आप इसको थोड़ा ये भी देख लीजिए। tan फाई आज हमने निकाला था कलांतर, तो कलांतर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। क्या होता है एक्सएल बट्टा आर। ठीक है, ये हो जाएगा कलांतर ग्रुप में इसको सॉल्व। फिर एक्सएल का मान हो गया ओमेगा एल और ये आपका इसमें आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल 10.15 का है। एक कुंडली 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पीयर धारा तथा 200 वोल्ट शक्ति लेती है। कुंडली के प्रत्यों तथा प्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। चलो करते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान सा ही सवाल है। आपको शक्ति का सूत्र ध्यान रखना होगा जो आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर में आया था, विद्युत शक्ति से। ठीक है, पी होता है आई स्क्वायर आर। आरएमएस वैल्यू जो लिखी होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, कहीं भी अगर लिखी हुई है तो क्या आरएमएस वैल्यू होती है, प्रभावी वैल्यू। तो आई आरएमएस ये हो गया वी आरएमएस 220 वोल्ट, आवृत्ति स्मॉल एफ होता है 50 हर्ट्ज, आई आरएमएस मान आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर और पी का मान दिया हुआ 220 वाट। डब्ल्यू क्या होता है? वाट, शक्ति का मात्रक। तो बच्चों देखो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए आप, तो ये बनेगा आर बराबर, यानी आर ये जो आई ना ये आ जाएगा बट्टा में, आर आ जाएगा आगे। तो आर बराबर पी बट्टा आई स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर पी का मान 220 है और आई आर एम एस की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो इसको 2 का ये हो गया स्क्वायर 4 और इसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 50 ओम आ गया। ओके बच्चों, फिर प्रतिबाधा जेड का हम सोल्व करते हैं। बिल्कुल वी बट्टा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। वी का मान 220 आपको दे रखा है, आर एम एस आपने निकाल लिया है, दे रखा है 2, ये आ गया 110 ओम आ गया है। अब बच्चों हमें क्या निकालना? जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? ये परिपथ की प्रतिबाधा सूत्र होता है। चलो सोल्व करते हैं। तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर किधर ले आओ आप और इसका स्क्वायर हटा दो, सीधा इसका स्क्वायर हटा दो, तो एक्सएल बराबर आर स्क्वायर इधर ले आए तो जेड माइनस आर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। जेड का मान कितना है अभी निकाला अपने 110 आ गया। ठीक है, आर का मान 50 भी है इसके अंदर सवाल में, ये देखो ये दोनों मान आ गए। अब दोनों मान आपको इसमें रखने हैं, इसको सोल्व किया, ये आ गए इसमें। फिर बच्चों एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो हो गया 2 पाई एफ और गुणा एल। तो बच्चों हमें यहाँ से मान निकालना है एल का, तो 2 पाई एफ को ले जाओ इसके बट्टा में, तो ये हो गया एक्सएल बट्टा 2 पाई एफ बराबर एक्सएल का मान रख दिया यहाँ पर, फिर 2 पाई का मान रख दिया, एफ का मान रख दिया, इसको सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया एल बराबर 0.312 हेनरी। ठीक है बच्चों, मेरे के साथ साथ कर लेने चाहिए ताकि वो ध्यान में हमारे बने रहते हैं और आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 100 माइक्रोफेड, माइक्रो क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 होता है, धारिता का एक संधारिता है तथा 40 ओम के एक प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजक। बच्चों यहाँ किताब में 100 लिखा हुआ है तो आप 110 लिखें। 110 वी 60 एच की प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, परिपथ में अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। समझ गए आप? चलो सोल्व करते हैं। ये लीजिए बच्चों, यहाँ आ गया I0 बराबर ये है V बटा जेड है और जेड बराबर आप जानते हैं आर स्क्वायर प्लस अक्सी स्क्वायर। अब बच्चों ये जो अक्सी है ना इसको अपन लिखते हैं 1/ओमेगा c और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो V बटा जेड, V बटा जेड, जेड की जगह हमने ये मान रख दिया। फिर बच्चों देखो इसमें ये जो ओमेगा ना, ओमेगा जगह हम कर देंगे 2 पाई एफ इसी के अंदर, और चलो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखो क्या मान इसका आएगा, आर का मान दे रखा है 40, एफ का 60 और आई नॉट बराबर वैल्यू रख दीजिए इसमें। वी का मान है 110, आर का मान 40 का स्क्वायर, फिर 1, सी का मान है 100 गुणा 10 के माइनस 6, फिर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का मान होता है बच्चों किस रूप में रखेंगे पहले तो ये देखते हैं अपन,
2 पाई अपॉन टी के रूप में रखोगे, ओमेगा में आपको 2 पाई एफ दे रखी है, 60 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती आवृत्ति होगी ना, तो आप इसको 2 पाई एफ है, लेकिन स्क्वायर भी ना इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, 2 पाई एफ, तो 2 पाई का हो गया 3.14 गुणा एफ कौन हो गया 60, और उसका दोनों का क्या है एक साथ स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद में बच्चों स्टेप आती है वो आपकी ये बनेगी, इनको हम सॉल्व करेंगे और हमारा जो लास्ट आंसर है वो आ जाएगा बच्चों 2.29 एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आज के वीडियो में हमने एलआर परिपथ और साथ में पढ़ा है आरसी परिपथ। ये बड़े टॉपिक हैं और इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। वीडियो में कहीं भी समस्या आए पॉज कीजिए, फिर उसको एक बार दोबारा देखते हुए आराम से उसको सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर हमने ये पढ़ लिया है तो अगले वीडियो में आने वाला है इन सब का बॉस। ठीक है, बॉस कैसे, क्योंकि हमने आज दो पढ़े हैं, अगले में इन तीनों को एक साथ करना है, प्रेरकत्व, प्रतिरोध और संधारित्र। और इनको जब तीनों जुड़ेंगे तो आपको पता है जो टॉपिक बनेगा वो वेरी वेरी मोस्ट बनने वाला है। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयार मिलेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।